तो चलिए चालू करते हैं एनटी अभ्यास एफ टेस्ट नंबर 115। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जेनेटिक के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, इशरेसिया कोलाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च बिकॉज इट इज़। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है कि भाई जिसको जितना ज़्यादा पढ़ लो, इसको सही करने का एक ही तरीका है कि भाई क्वेश्चन बनाया हुआ हो तभी सही होता है, वरना गलती सही होता है। ठीक है, इजीली मल्टीप्लाइड इन होस्ट इसलिए नहीं, इजीली हैंडल इसलिए नहीं, इजीली अवेलेबल इसलिए नहीं, इजीली कल्चर यस। लगता तो सभी सही है, लेकिन हाँ असली आंसर ये जो दिया है इन्होंने इजीली कल्चर। अगर ये क्वेश्चन आया तो उसी सही होगा जिसने पहले बनाया होगा। इसमें कोई एनसीईआरटी काम नहीं आता कि भाई एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे तो मैंने खींच के रखा है, लेकिन यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, तो इसको याद रखना जरूरी है कि हाँ इशरेसिया कोलाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च बिकॉज इट इज़ इजीली कल्चर्ड। ठीक, उसके बाद द मेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, मेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज, तो सबको पता है कि भाई नेचर ऑफ बेस शुगर है ना, शुगर जो पेंटोस शुगर होता है डीएनए में अपने पास डीऑक्सीराइबोज होगा और आरएनए में अपने पास राइबोज होगा। और पिरीमिडीन में भी डिफरेंस होता है, मतलब डीएनए में थाइमिन होगा और आरएनए में यूरासिल होगा। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें टूल निकालता हूँ, ये रहा ब्रश। ठीक है, तो यहाँ पे बोला द शुगर फाउंड इन पोलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज दैट इज मोनोसैकेराइड पेंटोस है ना, और सेकंड डीऑक्सीराइबोज जो कि डीएनए में पाया था। ये पता है अपने को, सिंपल सी क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन क्लोनिंग वेक्टर यूज्ड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज, तो हमको पता है बीएसी एंड वाईएसी, एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किया है बीएसी एंड वाईएसी। ठीक है, ये रहा। ओके, द वेक्टर यूज्ड कॉल्ड एज बीएसी दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड वाईएसी दैट इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये जो दोनों वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, है क्या। आंसर हो जाएगा 20 का। आखिरी में देख लेंगे ना क्या क्या आंसर लिया है इन्होंने। विच ऑफ दिस एंजाइम आर इन्वॉल्व इन डीएनए आइसोलेशन फॉर फंजाई, तो फंजाई में कौन कौन से एंजाइम, फंजाई में कौन सा एंजाइम भाई पता है अपने को। फंजाई का जो सेल वाला होता है किससे बना होता है, काइटिन से, तो काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेस। ठीक है, अपने पास प्लांट का सेल वाला होता है सेलुलोज, मेनली सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज। और बैक्टीरिया का एंजाइम लाइसोजाइम। ठीक है, उसको हमने को बैक्टीरिया का सेल वाल को डाइजेस्ट करना है तो लाइसोजाइम ले लो। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमको फंजाई के लिए पूछा है तो काइटिनेस इज दी राइट आंसर। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया इज इंड्यूस बाय, सिकल सेल एनीमिया कैसे होगा ये पूछा गया हमसे। तो पता है अपने को यार कि सिकल सेल एनीमिया कब होता है। सिकल सेल एनीमिया तब होता है जब जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है, ठीक है, द डिफेक्ट कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे नहीं, सिक्स पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन किसके, सिक्स पोजीशन पे बीटा ग्लोबुलिन चेन की सिक्स पोजीशन पे जब ग्लूटामिक एसिड की जगह है ना, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, तो हम इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन है कि हमसे ये पूछा गया कि देखो चेंज कहाँ पे होता है, चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन द अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऐसा तो नहीं होता। चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही। एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है कि सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह जिसको कोड करता है कौन सा कोडॉन, गैग। ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड को कौन सा कोडॉन कोड करता है, गैग। तो गैग को कोड करने वाला अब किस में कन्वर्ट हो गया, गुग में। तो गैग से क्या बन रहा था, ग्लूटामिक एसिड बन रहा था। अब ग्लूटामिक एसिड नहीं बन पाएगा तो क्या बनेगा भाई बताओ जरा, वेलिन बनेगा। ओके, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह जब वेलिन आ गया तो हमने बोला इसे क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब ये क्यों हुआ भाई, जो सिक्स पोजीशन था, देख लेते हैं एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया अपने पास, ये देखो, इससे सबसे जल्दी समझ आएगा, सबसे आसानी समझ आएगा। ये हमारे पास एमआरएनए है, ये एमआरएनए है। ठीक है, एमआरएनए में क्या पाते हैं, कोडॉन्स पाए जाते हैं। अब कोडॉन्स की बात कर रहे हैं तो एमआरएनए में जो सिक्स पोजीशन को देखना, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंस है वो सिक्स पोजीशन का है। जो बीटा चेन है, ये कौन सा चेन है, ये बीटा चेन है हीमोग्लोबिन का। तो हमको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर दो बीटा चेन होता है, दो अल्फा चेन होता है, दो अल्फा चेन होगा, दो बीटा चेन होगा। तो हमने बोला कि जो बीटा चेन है उसकी सिक्स पोजीशन पे जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं था उसके पास था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया हो गया उसके पास क्या आ गया, वेलिन आ गया। तो देखो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया है सबसे आसान तरीके समझ आएगा अपने को कि देखो जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं था उसके जो आरबीसी थे, जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं था उसके जो आरबीसी थे वो बाइकॉन्केव थे, लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया था उसके जो आरबीसी थे वो कैसे हो गए, वो सिकल शेप हो गए। क्योंकि यहाँ पे था सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया, गैग से जो कोडॉन था वो गुग में कन्वर्ट हो गया, और कोडॉन हमेशा एमआरएनए में पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये डायग्राम आ गया लेबलिंग में तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर गैग है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, वो तो पता होता है कि भाई गैग है तो यहाँ पे उल्टा CTC हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि mRNA में कोडॉन होते हैं और गैग से कोडॉन गुग में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, पहले ए था, ए फॉर एप्पल पहले आता है, उसके बाद यू फॉर अम्ब्रेला बाद में आता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा अपने पास। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है कि भाई अलग अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। उसके बाद ये दिया अपने पास, ठीक है। ओके, पीसीआर की बात कर रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू डायग्राम गिवन बिलो, डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है। तो अपने पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पीसीआर देख दिया अपने पास। तो पहला प्रोसेस जो होता है पीसीआर में वो कौन सा होता है, डीनेचुरेशन का। इस डीएनए को 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, इस डीएनए के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, इसको 2 पार्ट्स में इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। कब कैसे तोड़ दिया, हीट दे के तोड़ दिया। तो हमसे ये पूछेगा यार क्वेश्चन में कि बताओ लेबलिंग, ठीक है ना। तो हमको पूछा गया 1 2 3 क्या है, देखो वहाँ पे लेबलिंग पूछी गई है, तो हमने को पता है 1 2 3 लेबलिंग हमको बतानी है। और समझना जरा, यहाँ पे 1 ये है, 2 ये है, सॉरी 2 ये नहीं है, गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है और 5 ये है, ठीक है। तो 1 देख लेते हैं डायग्राम में। हमने बोला 1 क्या है, डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन में इंपॉर्टेंट ये है कि देखो डीनेचुरेशन होता है, टेम्परेचर का भी ध्यान रखना, डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री सेल्सियस पे। डीनेचुरेशन कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये पहला अपने पास पहला जो ब्लैंक था वो ये था, ठीक है। उसके बाद दूसरा था अपने पास, ये देखो ये दूसरा जो है वो प्राइमर है, एक डीएनए प्राइमर को ऐड किया गया है, तो दूसरा ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। आखिरी में देख लेंगे आंसर। उसके बाद तीसरा क्या अपने पास, एनिलेशन। एनिलेशन का असली मतलब होता है जोड़ना, किसी जोड़ना। तो किसको जोड़ रहे हैं, प्राइमर को जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए क्या कहेंगे, प्राइमर एनेलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमर एनेलिंग कहेंगे। और ये प्राइमर एनेलिंग का टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही चालाक हो जाते हैं तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ भाई एनेलिंग कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हमको बोलना पड़ेगा सर 54 डिग्री सेल्सियस पे एनेलिंग होगा और 94 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचुरेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा वाला ब्लैंक हो गया। ओके, उसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या गया अपने पास, डीएनए पॉलीमरेज। ये जो चौथा ब्लैंक है यहाँ पे आता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें हमने इस डीएनए पॉलीमरेज में इस यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, डीएनए पॉलीमरेज की जगह पे यहाँ पे हमने टैग पॉलीमरेज इस्तेमाल किया। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि टैग पॉलीमरेज बताओ भाई क्या है, तो टैग पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब ये हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि टेम्परेचर कोई है ना 4-5 डिग्री सेल्सियस तो है नहीं जो ये काम कर जाएंगे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो वो डीनेचर हो जाएंगे, तो ऐसा हमको डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर में भी काम कर सके। तो हमने बोला टैग पॉलीमरेज इज द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। तो थर्मस एक्वेटिकस हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जो कि कहाँ पाया जाता है। अब आपसे कोई पूछा जाएगा, कुछ एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही चालाक होते हैं, वो आपसे पूछेंगे बताओ भाई ये बैक्टीरिया तो है, बताओ किस ग्रुप का बैक्टीरिया है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा ये एक्टिनोमाइसिटीज़ का मेंबर है। अच्छा, एक्टिनोमाइसिटीज़ सोचते हैं आपके दिमाग में फंजाई आ रहे, तो आप गलत सोच रहे हो। फंजाई नहीं है साहब, एक्टिनोमाइसिटीज़ बैक्टीरिया का ग्रुप है ना। हम एस्कोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिनोमाइसिटीज़ की बात कर रहे हैं। एक्टिनोमाइसिटीज़ कुछ अलग टाइप का लगता है, लेकिन हाँ भाई माइसिटीज़ आते हैं, मत समझ लेना कि ये फंजाई है। लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए क्वेश्चन गलत होते हैं। हमको क्वेश्चन गलत नहीं करने, क्वेश्चन सही करने या फिर छोड़ देने। नहीं आना तो छोड़ दो, लेकिन गलत नहीं करने का, ठीक है। तो ये हो गया चौथा, ये चौथा हो गया। पांचवा की बात करते हैं, पांचवा एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन का टेम्परेचर भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे एक्सटेंशन होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे एक्सटेंशन होता है। देखो एनटीए नंबर 85 में भी ये आया था, एनटीए नंबर 2 में भी ये आया था। हमने बात की कि कब कब आया है उसकी बात करेंगे। फिर हमको दिमाग में ये तो रहेगा भाई कितने बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है अपने को, ठीक है। अगर आपसे कोई एग्जामिनर ज़्यादा ही और ज़्यादा चालाक होगा तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई कितने बार एम्पलीफाई होता है, कितने टाइम्स एम्पलीफाई हो जाता है ये। तो ये 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई हो जाता है। कब, जब इस पीसीआर के 30 साइकिल चलेंगे ना। ये जो लेबलिंग है हर चीज़ इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे 30 लिखा है कि 40 लिखा है कि 20 लिखा है कि 10 लिखा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि उसको पता है कि एग्जामिनर मतलब एनसीईआरटी कोई कैसा पढ़ रहा है, उसको ये चेक करना है कि एनसीईआरटी में ध्यान से लगा के पढ़ रहा है कि 30 लिखा है कि 40 लिखा है, आदमी इतना ध्यान से लगा के पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और लोग जल्दी जल्दी गलती करते हैं। लगता तो है भाई बहुत सही है, लेकिन जब घर जाके मिलाते हैं तो लगता है गलती हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, हाँ देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने बोला कि देखो ये वाला अपने पास है, ये वाला क्या था अपने पास, डीनेचुरेशन।
तो ये वाला डीनेचुरेशन है, तो ये वाला गलत कर दिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा वाला प्राइमर, दोनों में प्राइमर है। तीसरा वाला क्या है यार, तीसरा वाला एनेलिंग है। चौथा वाला क्या, टैक पॉलीमरेज है। डीएनए लाइगेज नहीं है, डीएनए लाइगेज नहीं है, टैक पॉलीमरेज है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला, आंसर हो जाएगा सी वाला। उसके बाद चौथा वाला एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट गेट रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। जब प्रो इंसुलिन प्रोसेस हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंसुलिन में। अच्छा देख लेते हैं भाई एनसीईआरटी ने क्या बोला। देखो एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया यार, हर अच्छा कॉन्सेप्ट को समझाने का एक ही तरीका है, डायग्राम। व्हाट इज बायोलॉजी, डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी, बस इतनी सी है बायोलॉजी, ठीक है। तो हमने बोला प्रो इंसुलिन जब इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है। देखो भाई प्रो इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड थे, ए फॉर एप्पल, याद रखना भाई, उनको सिंपल सा ही नाम देना था और कोई नाम देना ही नहीं है। तो हमने बोला ABC, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड। लेकिन जब प्रो इंसुलिन किस में कन्वर्ट हो गया, मैच्योर इंसुलिन में, तो उसने क्या किया, उसने सी पेप्टाइड को छोड़ दिया। उसने क्या किया, सी पेप्टाइड को छोड़ दिया। तो उसके पास जो मैच्योर इंसुलिन है, याद रखना भाई क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनते हैं। मैच्योर इंसुलिन में बताओ सर क्या क्या पाया जाता है, तो आप देख लेना यहाँ पे मैच्योर इंसुलिन ये रहा, मैच्योर इंसुलिन ये रहा। मैच्योर इंसुलिन में ए पेप्टाइड पाया जा रहा है, बी पेप्टाइड पाया जा रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि ए और बी के बीच में क्या पाया जा रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जा रहा है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने डाइसल्फाइड, एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही चालाक हो गए। कोई लोग तो याद भी रखते हैं कि भाई डाइसल्फाइड बॉन्ड है, लेकिन कुछ लोग याद नहीं रखते कि भाई कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी के बीच में इन दी मैच्योर इंसुलिन। ये क्वेश्चन देखो, एक चीज़ से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ है भाई कि हमको पता, देखो एक क्वेश्चन आया लेकिन और क्वेश्चन बन सकता है, तो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है ये दिमाग में रखने का है। अब देखो एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही चालाक हो गए, और भी ज़्यादा चालाक। तो हमने आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ भाई सी पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो आपको ये बोलना पड़ेगा 33 अमीनो एसिड, दैट इज 33 अमीनो एसिड आर फाउंड इन फ्री सी पेप्टाइड। फ्री सी पेप्टाइड जो कि अलग हो गया था प्रो इंसुलिन से, ठीक है। और आपसे और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे, अगर एग्जामिनर और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो आपसे ये बोलेगा, बताओ भाई इंसुलिन में अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा सर अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। आपसे और कुछ ज़्यादा ही चालाक होगा एग्जामिनर, तो आपसे ये पूछेगा, बताओ इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं। तो हमने बोला 21 तो अल्फा में, अच्छा बीटा में 30, दोनों को मिला दो 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं इंसुलिन के अंदर। किसके अंदर, इंसुलिन के अंदर। 50 नहीं, एक बढ़ा दो उसमें से, 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं किसके अंदर, इंसुलिन के अंदर। अच्छा आपको ये भी पूछा जाएगा, देखो ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि भाई डिस्क्राइब तो पता होना चाहिए भाई क्वेश्चन बन क्या सकते हैं। अगर आपको ये पता रहेगा कि क्वेश्चन बन क्या सकते हैं तो भाई क्वेश्चन सही होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये दिमाग में रखने की चीज़ है। अच्छा उसके बाद बीटा, देखो लोग गलत कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्फा के जगह में बीटा लिख देते हैं और बीटा की जगह में अल्फा लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, जो बड़ा है बी बाद में आता है, बी से बड़ा बी से बीटा, बी से बड़ा बी से बीटा, मतलब बड़ा इंसुलिन है मतलब बड़ा होगा, मतलब 30 अमीनो एसिड होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, खत्म। तो हमसे ये पूछा गया व्हाट गेट रिमूव। देखो क्वेश्चन तो सिंपल सा पूछा था, लेकिन हमने बात भी कर ली थोड़ी, है ना, एग्जामिनर के ऊंचे लेवल की, ठीक है। तो व्हाट गेट रिमूव अपने दिमाग से सोचोगे तो उतना मार्क्स पाओगे जितना आपका दिमाग, एग्जामिनर के दिमाग से सोचना अपने को। अच्छा व्हाट गेट रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। जब प्रो इंसुलिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंसुलिन में, तो क्या निकल जाता है, तो आपको पता है कि सी पेप्टाइड निकल जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सी पेप्टाइड इज रिमूव फ्रॉम प्रो इंसुलिन। चलो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हो गया, बधाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेलेक्ट द मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी इंड्यूस इन, सॉरी ये नहीं पूछा यार, सेलेक्ट है ना, गलती हो गई। सेलेक्ट द मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी इन कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर इन लैकोपेरॉन, गलती में कुछ भी पढ़ लेता है। अच्छा तो हमसे ये पूछा गया इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल इंड्यूसर जैसा काम नहीं कर सकता लैकोपेरॉन में। तो हमको ये पता है कि लैक्टोज ही काम करता है इंड्यूसर जैसा। ग्लूकोज अगर है मीडियम में तो वो काम करेगा ही नहीं, लैकोपेरॉन याद रखो, लैकोपेरॉन काम तभी करेगा जब ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि भाई लैकोपेरॉन का जो प्राइमरी एम है ना, जो मेन काम है, जो मेन इसका उद्देश्य है लैकोपेरॉन का, वो है कुछ भी करो लेकिन उसको ग्लूकोज चाहिए। लैकोपेरॉन को एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई कुछ भी करो लेकिन उसको ग्लूकोज चाहिए। वो लैक्टोज को तोड़ता ही इसीलिए है क्योंकि उसको ग्लूकोज बनाना है। वो लैक्टोज जो है, लैकोपेरॉन लैक्टोज को तोड़ता ही इसलिए क्योंकि उसको लैक्टोज बनाना है, सॉरी ग्लूकोज बनाना है, क्योंकि ग्लूकोज ही तो है भाई हमको। देखो आप ग्लूकोज क्यों चाहते हो, हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे एनर्जी के लिए, इस बैक्टीरिया से पूछोगे तो ही बोलेगा एनर्जी के लिए।
तो उसका प्राइमरी एम, जो मेन एम है इस लैकोपेरॉन का, इस बैक्टीरिया का, वो ये है कि कुछ भी तोड़ो लेकिन ग्लूकोज बनाओ। लेकिन आपके पास अगर पहले से ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्या वो आप लैक्टोज को तोड़ोगे? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ने से ही तो हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो हमको ग्लूकोज को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई सॉरी लैक्टोज को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर एंड गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। जो रियल इंड्यूसर है वो लैक्टोज है। हमने बोला एलोलैक्टोज इज रियल इंड्यूसर, है ना? आप बोल भी सकते हो लैक्टोज बोले या फिर एलोलैक्टोज, बात एक ही है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि लैक्टोज इंड्यूसर है, ग्लूकोज इंड्यूसर नहीं है, और गैलेक्टोज भी इंड्यूसर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 3, क्योंकि लैक्टोज इंड्यूसर होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं होता। एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है लैक्टोज इज सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है उस लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज तोड़ के ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करेगा। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करेगा तो क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म चलाएगा। अरे ग्लूकोज को तोड़ेगा, एटीपी बनाएगा, एटीपी बनाएगा, काम करेगा, खत्म। कॉन्सेप्ट सिंपल है यार, चीज़ों को सिंपल ही रखने का, सिंपल चीज़ें ही होती है, सबको लोग कंफ्यूज होते जाते हैं, नहीं होना। तो आरई हमको पूछा डीएनए को किससे काटोगे? डीएनए को आरई से काटेंगे। मैंने बोला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे। अच्छा आरई एन क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यार इन्होंने सिंपल सा नाम लिया है तो हमने बोला एंजाइम है। ये क्या है? एक एंजाइम है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऐसा मैं नहीं, एनसीईआरटी बोलती है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। ठीक है, तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? अरे आरएनए होते हैं। व्हेन सम आरएनएज एक्ट एज एन एंजाइम दे आर नोन एज राइबोजाइम। खत्म कहानी, कहानी खत्म हो चुकी। साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यार क्वेश्चन सब सिंपल ही होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हम क्या करें? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन। तो आपसे पूछा गया बताओ इनमें से किससे हम सिंगल सेल प्रोटीन देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये नहीं करना कि भाई हाँ सही हो गया चलो ऑल कर दिया मैंने, ठीक है ना, अब आपको पता हो गया यही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होता यार। क्वेश्चन यहाँ से आए मतलब एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है कि भाई देखो सिंगल सेल प्रोटीन वाला जो टॉपिक है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन यही नहीं आएगा, यहाँ से आ सकता है कुछ अलग टाइप का। तो ये पैराग्राफ जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ये पैराग्राफ को थोड़ा देख लेना एग्जाम से जाने से पहले, मतलब एग्जाम में जब आता है तो पैराग्राफ पता होना चाहिए कि भाई ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। आपसे ये नहीं बोला कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो अब देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आपसे कोई पूछा जाए कि भाई बैक्टीरिया से ऑब्टेन हो सकता है, बिल्कुल। एग्जामिनर बताओ, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल ये है कि एनसीईआरटी ने देखो खुद दिया एग्जाम्पल। देखो ये वाला, ये देखो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया था मिथाइलोट्रोपस मिथाइलोफिलस, ठीक है ना उल्टा बोल दिया। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस एक बैक्टीरिया है जिससे क्या ऑब्टेन करते हो? प्रोटीन ऑब्टेन करते हो। 1-2 टन नहीं साहब, 25 टन प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हो। अरे 25 टन प्रोटीन का क्या करोगे? अच्छा, लेकिन ये बात भी है कि भाई 25 टन प्रोटीन आप तब ऑब्टेन कर सकते हो हाँ जब 1 केजी आपको बैक्टीरिया मिले। और 1 केजी बैक्टीरिया मतलब सोच नहीं सकते आप, जो पेट्री डिश में हम उगाते हैं बैक्टीरिया वो 1-2 ग्राम भी नहीं होता, ठीक है ना। तो 1 किलो बैक्टीरिया कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो हमने बोला 25 टन प्रोटीन आप उगा सकते नहीं हो, ग्रो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना ये है कि भाई बैक्टीरिया से प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे बोला एल्गी से, अरे उसके ऊपर में उसी के ऊपर पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने ये बोला है। देखो स्पाइरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना एक एल्गी है। भैया आपको बोलेगा कि आपको स्पेस में जाना है, तो वहाँ पे आप सोयाबीन थुइन लेके जाओगे, भाई है ना, प्रोटीन चाहिए तो वहाँ पे आप क्या लेके जाओगे? स्पाइरुलिना लेके जाओगे, क्योंकि स्पाइरुलिना इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर प्रोटीन ही प्रोटीन है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है क्राइटेरिया कि भाई वजन भी ज़्यादा ले जाना ना पड़े और प्रोटीन भी मिल जाए, तो क्या ले जाते हैं? स्पेस फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं स्पाइरुलिना को और क्लोरेला को। सुना लग रहा है ना? हाँ क्लोरेला कहाँ पढ़ा था यार? हाँ क्लोरेला पढ़ा था हमने वहाँ कहाँ? मेल्विन कैल्विन के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो मेल्विन कैल्विन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था क्लोरेला पे क्या एक्सपेरिमेंट किया था यार? क्लोरेला पे इन्होंने क्या कैल्विन साइकिल डिस्कवर किया था क्या? हाँ बिल्कुल, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल के नाम से लोग उसको जानते हैं, इसको डिस्कवर किया था। अच्छा वहाँ पे आया था क्लोरेला, हाँ उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो आप स्पेस फूड जैसे। देखो अपने को क्वेश्चन आया ना, देखना क्वेश्चन आया तो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दो, पूरा सर्जरी कर दो कि हाँ भाई क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, इधर से उधर से सबको मिला के आप पूरा दिमाग में रखना चाहिए। 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे के 10 क्वेश्चन बना लो, एग्जामिनर 10 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन देगा, पक्का ये, ठीक है। देखो क्लोरेला भी लिखा है मैंने, है ना। तो यहाँ पे इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि भाई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम करता है ये,
इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम करता है ये, इसीलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तो भाई पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, इसको समझना जरूरी है, इसको देखना, इसको इजीली। अब ये बात भी बहुत अच्छी है कि देखो आप इसको गंदे पानी में उगा सकते हो। गंदे पानी को साफ़ करने का तरीका यही है, उसमें स्पाइरुलिना उगा लो, वो पानी साफ़ कर देगा और उसको आपको प्रोटीन भी दे देगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया हमने बोला। अब फंजाई की बात करते हैं। फंजाई भाई, फंजाई में आता है दिमाग में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी दैट ईस्ट, है ना, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। एनसीईआरटी ने बोला भी है यार, एनसीईआरटी ने बोला भी कि देखो फंजाई से भी हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो बताओ, सबको पता है एग्जाम्पल तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी दैट इज ईस्ट। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हो गया आंसर। अब पता है आंसर ऑल ऑफ दिस हो गया, लेकिन भाई ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता चलना चाहिए इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये नहीं पता ना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन आ सकता है तो क्या हुआ, वो क्वेश्चन अगली बार नहीं आएगा, अलग टाइप का आएगा, इसी पैराग्राफ से आएगा। इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, चल भाई रोटेट हो जाए। ओके, अब से इसके बाद क्वेश्चन पूछा है टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन जीनोटाइप विद इन वन ब्रीड जनरेशन और वन ब्रीडिंग जनरेशन। बिल्कुल सही है। टेस्ट क्रॉस किस लिए कराते हैं, हमको ये पता लगाना है कि डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या है। अच्छा, डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब वो टॉल प्लांट है, तो हमको ये पता लगाना है कि भाई कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये पता लगाना है। तो क्या करना चाहिए, टेस्ट क्रॉस करना चाहिए। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या समझते हो भाई, टेस्ट क्रॉस का मतलब हमें समझते हैं कि उस प्लांट को क्रॉस किससे, रेसेसिव पेरेंट से ना। तो इन्होंने बोला कि डोमिनेंट पेरेंट से बोल रहे हैं। देखो स्टेटमेंट 2 में बोला कि टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड डोमिनेंट पेरेंट, गलत बोल रहा है यार। रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना होता है। रेसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराओगे, अच्छा, रेसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराओगे, अगर आपके पास कैपिटल टी था और आपने क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ, तो आपको सारे प्लांट टॉल मिलेंगे। मतलब हमको ये समझ आ गया कि जो हमने बस डोमिनेंट फेनोटाइप हमने F1 हाइब्रिड में देखा था वो क्या था, कैपिटल टी वाला। लेकिन अगर हमने इस रेसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराया, लेकिन हमको क्या मिला, टॉल के साथ डॉर्फ प्लांट भी मिले, तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो F1 हाइब्रिड था वो क्या था, वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था। क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भाई देखो स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, मतलब अपना आंसर हो जाएगा बी वाला, अपना आंसर हो जाएगा बी वाला। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सिंपल सी बात है, चलो खत्म। अरे एनसीईआरटी क्या देखना है यार, अपने पास कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। कॉन्सेप्ट खत्म नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कॉन्सेप्ट खत्म क्यों करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following vector can clone only small fragment of DNA? छोटे फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को क्लोन करने के लिए दुनिया ने इस्तेमाल किया प्लाज्मिड का, लेकिन बड़े बड़े डीएनए के फ्रैगमेंट को क्लोन करने के लिए अभी हमने बात की थी बीएसी, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वाईएसी का इस्तेमाल किया। और उससे भी बड़े तो क्या करना चाहिए, उससे भी बड़े तो अभी आ रहा है, बात करेंगे उसको बाद में, क्वेश्चन आएगा उसका भी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला यार, प्लाज्मिड सबसे पहले ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से ऑब्टेन किया, सबसे पहले सैल्मोनेला टाइफियम जो कि टाइफाइड कस करता है, उससे ऑब्टेन किया। किसने ऑब्टेन किया, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोर्न ने ऑब्टेन किया। कब किया, 1972 में किया। किस काम के लिए किया यार, इन्होंने क्या बनाना चाहते थे, ये क्या बनाना चाहते थे ये बताइए जरा। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते थे जिसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन यार इसको रोटेट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये अपने पास है क्या, देखो बोला इन मिराबिलिस जलाफा दैट इज 4 o'clock द होमोलॉगस वाइट, ओके सॉरी होमोलॉगस नहीं है, होमोजाइगस है, क्या बात कर रहे हो, होमोलॉगस कहाँ पे पढ़ रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं चल रही है। इन मिराबिलिस जलाफा द होमोजाइगस वाइट दैट इज स्मॉल आर एंड रेड दैट इज कैपिटल आर, ओके कलर प्रोड्यूस पिंक, दैट इज सही है यार, सिंपल सी बात है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही समझ गया मैंने। व्हेन अ पिंक फ्लावर इज क्रॉस्ड विद रेड फ्लावर देन रेशियो इज, सिंपल सी बात है। क्या बोला, पिंक मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस करवाया किसके साथ, रेड मतलब कैपिटल आर, तो अपने क्या मिलेगा 1:1 रेशियो मिलेगा, क्या मिलेगा, यही मिलेगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, हो गया आंसर। 1:1 मतलब 50% पिंक मिलेगा, 50% रेड मिलेगा, क्योंकि कैपिटल क्या होता है जी, रेड होता है। हो गया, बधाई हो, आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, आंसर हो जाएगा इसका बी वाला के बाद बात करते हैं। बात आ गया क्वेश्चन पेडिग्री क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बोला गया है कि इन द गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन, इट्स शो एन इनहेरिटेंस ऑफ अटैच ईयर लोब, ओके, एज अपोज टू द फ्री वंस
द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल इंडिविजुअल, बिल्कुल सही, हमको पता ही था स्क्वायर जो होते हैं मेल इंडिविजुअल होते हैं, और डार्क है तो अफेक्टेड मेल इंडिविजुअल होते हैं। ओके, एंड द सर्कल आर फीमेल इंडिविजुअल, भी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ड्रॉन इज करेक्ट, इनमें से सही क्या है, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा देखो साहब, पहले ही क्वेश्चन आपको देखो ना, अगर आपको ऐसा दिखे कि अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है लेकिन जो पेरेंट है वो अनअफेक्टेड है लेकिन चिल्ड्रन अफेक्टेड हो गए, तो दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए रेसेसिव कैरेक्टर है साहब ये तो। अगर इंडिविजुअल मतलब सॉरी, अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है और चिल्ड्रन अफेक्टेड है, अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है, अगर पेरेंट अनअफेक्टेड हैं और चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं, मतलब दिमाग में पहली चीज ये आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, कि अपने पास जो कैरेक्टर है वो रेसेसिव है। तो देखो अब एलिमिनेट कर दो यार, इसमें जहाँ पे डोमिनेंट लिखा है उसको एलिमिनेट कर दो, ये रहा एलिमिनेट कर दिया सर। देखो अब बी वाला आंसर नहीं होगा। अब बताओ यार इसमें डोमिनेंट है कि नहीं है, सॉरी रेसेसिव है। अब ऑटोसोमल रेसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, इसकी बात करनी है। देख लो, अगर ये मैंने मान लिया, मान लो आप भी मान लिया, ठीक है, अगर ये होता स्मॉल आर रेसेसिव है तो स्मॉल आर ही होगा, या फिर है ना कैपिटल आर, ऐसे भी ले सकते हैं, चलो ऐसे भी ले लिया। अगर ये होते तो भाई यहाँ पे तो मैं बात बोल सकता था कि कोई अफेक्टेड होता ही नहीं। ऐसा हो सकता है, ये हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। दोनों स्मॉल आर नहीं हो सकते, दोनों स्मॉल आर नहीं हो सकते, ठीक है। अब बताना जरा, अगर आपसे पूछा कि देखो एक्स लिंक्ड हो कि एक्स लिंक्ड है कि नहीं है, देख लेना। देखो एक्स लिंक्ड है कि नहीं, इसको भी पता लगा सकते हैं। देखो मेल के साथ साथ फीमेल भी अफेक्टेड है, इसका मतलब ये तो है गारंटी एक्स लिंक्ड नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो है ही नहीं, ठीक है। देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ऑप्शन में है क्या, अरे नहीं है यार, ठो, ठीक है। उसके बाद हमने मान लिया कि सपोज से कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, तो अपने पास क्या हो गया, ये कैपिटल आर ऐसे हो सकता है, ये तो अफेक्टेड होगा, क्या नहीं होगा यार, ये होगा अफेक्टेड, है ना, तो ये नहीं होगा, ऐसा हो सकता है ये अफेक्टेड है, तो बिल्कुल ये हो सकते हैं सब बारे, ये सारे जो हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकते हैं, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा तो अब बताइए जरा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव हुए कि नहीं हुए, है ना, और होमोजाइगस डोमिनेंट तो नहीं हो सकता, हमने बात की होमोजाइगस रिसेसिव है, पेरेंट पूछा गया। देखो अगर ये होमोजाइगस है ना, यहाँ पे डोमिनेंट तो है नहीं, अगर होमोजाइगस ये रिसेसिव होते ना, समझना, अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव होते ना तो यहाँ पे कोई अफेक्टेड होता ही नहीं, यहाँ पे कोई अफेक्टेड होता ही नहीं, अगर कोई अफेक्टेड होता ही नहीं तो यहाँ पे ये पेडिग्री बनता ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। पेरेंट हेट्रोजाइगस बिल्कुल सही है, पेरेंट हेट्रोजाइगस होंगे, बिल्कुल सही है, पेरेंट हेट्रोजाइगस होंगे, आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है ना। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विद जीनोटाइप स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी फ्रॉम अक्रॉस, इतना इसको इसके साथ क्रॉस किया। देखो जब इसको इसके साथ क्रॉस किया तो अगर पास स्मॉल ए का परसेंटेज आएगा 1/4। जब भी देखना अपने पास जब ऐसा क्रॉस होना तो अपने पास हेट्रोजाइगस का परसेंटेज आता है 2/4 और होमोजाइगस का परसेंटेज आता है 1/4, मतलब होमोजाइगस का रेशियो आता है 1/4 और हेट्रोजाइगस का रेशियो आता है 2/4, ठीक है, जब ऐसा वाला क्रॉस हो तो, है ना। तो यहाँ पे देखो ए कैपिटल ए स्मॉल ए वाला का ऐसा एक क्रॉस है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे इसका तो आ जाएगा 1/4, मतलब क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है, और यहाँ पे देखो कैपिटल बी स्मॉल बी वाला था, तो यहाँ पे देखना जब ऐसा क्रॉस होता है ना, मैं यहाँ ले देता हूँ, देखो जब कैपिटल बी ऐसा वाला क्रॉस हो तो यहाँ पे रहता है अपने पास हमेशा 1, लेकिन जब ये वाला होगा ना कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास फिर यार, तो यहाँ पे होमोजाइगस के लिए 1/4, होमोजाइगस के लिए 1/4 और हेट्रोजाइगस के लिए 2/4। तो यहाँ पे हमको देखो यहाँ पे क्या होमोजाइगस मिल रहा है ना स्मॉल ए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/4, ठीक है। और उसके बाद जो क्रॉस है वो तो बी वाला जैसा ही है, तो यहाँ पे भी लिखूंगा मैं 1/1, ठीक है। तो अपने पास क्या आ रहा है, ये 1/4 × 1 आ रहा है, मतलब 25% आएगा अपने पास, ठीक है, 25%। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब कल बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट की, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे कल, और उसमें 114 का बात करेंगे जेनेटिक्स का क्वेश्चन कौन कौन से हैं।